नमस्कार दोस्तों। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान में प्रमुख महल एवं स्मारक। इसकी 2 क्लास अपनी पूर्ण हो चुकी है, वो आप अपने यूट्यूब चैनल परिधि ज्ञान सरोवर पर जाकर के आप अच्छी तरीके से उनको देख लेवे। आज अपनी ये तीसरी क्लास है और आज के टॉपिक की अपन शुरुआत करते हैं साथियों, सिसोदिया रानी का महल। सिसोदिया रानी का महल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। राजस्थान में प्रमुख महल एवं स्मारक, इसी के संदर्भ में आगे का अपना जो टॉपिक है सिसोदिया रानी का महल। आप सभी को ये पता होना चाहिए सिसोदिया रानी का महल कहाँ स्थित है। अधिकांशतः बच्चे इसमें यहाँ से गलतियां कर देते हैं। सबको पता है कि साहब सिसोदिया जो राजवंश है या जो गुहिल राजवंश है उन्होंने मेवाड़ पे शासन किया है, तो शायद कहीं ना कहीं सिसोदिया रानी का महल भी मेवाड़ में होगा या मेवाड़ के आसपास जो जिले हैं वहां स्थित होगा। और वही अपन ये अपना दिमाग लगा करके और आते हुए प्रश्न को अपन क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। साथियों ध्यान रहे, सिसोदिया रानी का जो महल है ये महल स्थित है जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। प्रश्न पूछा जाए कि सिसोदिया रानी के महल का निर्माण किसने करवाया था? निर्माण तो आपको बताना है जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने इस महल का निर्माण करवाया था। सवाई जयसिंह के द्वारा इस महल का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। मेवाड़ी रानी चंद्रकंवरी की याद में सवाई जयसिंह ने इस सिसोदिया महल का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। आप ये भी थोड़ा ध्यान रखें। अपनी मेवाड़ी रानी चंद्रकुंवरी की स्मृति में इसका क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया? सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया। इसको थोड़ा सा यूं समझने की कोशिश करना, ये जो महल बना हुआ है यानी सिसोदिया रानी का जो महल है, कई बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि क्या रियल में सवाई जयसिंह की जो पत्नी थी यानी सवाई जयसिंह का ससुराल मेवाड़ था? बिल्कुल मेवाड़ था। अपन पढ़ेंगे इतिहास में आगे चल करके, थोड़ा बहुत मैं आपको इधर बता देता हूँ। एक समझौता हुआ था साथियों, देबारी समझौता। आप इसको नोट करके लिख ले हुए देबारी समझौते को भी, क्योंकि जब भी अपन 3 रियासत पढ़ते हैं तो देबारी समझौता जरूर पढ़ते हैं अपन। जयपुर रियासत जब पढ़ेंगे तो देबारी समझौता अपन पढ़ेंगे, मारवाड़ रियासत जब पढ़ेंगे तो भी देबारी समझौता पढ़ेंगे, और मेवाड़ रियासत जब पढ़ेंगे तो भी देबारी समझौता पढ़ेंगे। तो क्यों नहीं अपन थोड़ा सा यहाँ मैं बता देता हूँ आपको। एक हुआ साथियों देबारी समझौता। प्रश्न पूछा जाए देबारी समझौता कब हुआ? ये हुआ 1708 ईस्वी में। देबारी कहाँ है? उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर में एक स्थान है देबारी, वहां पर यह समझौता होता है। 3 शासकों के बीच या 3 रियासतों के बीच ये समझौता होता है, ये भी आपको याद रखना है। 3 रियासतें कौन कौन सी? मेवाड़ रियासत, जयपुर रियासत और मारवाड़ रियासत। आप सभी को यह भी पता होगा साथियों कि 1708 से ठीक 1 साल पहले यानी 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हुई? औरंगजेब की। औरंगजेब की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ये भी थोड़ी देर बाद में अपन यहां से भी थोड़ा पढ़ेंगे, आप उसका ध्यान रखें। जब देबारी समझौता हुआ 1708 ईस्वी में, उस समय मेवाड़ के शासक थे अमर सिंह द्वितीय। अमर सिंह द्वितीय यहाँ के क्या थे? शासक थे। और जयपुर के शासक कौन थे? सवाई जयसिंह थे। सवाई जयसिंह। मारवाड़ के शासक कौन थे? अजीत सिंह थे। कौन थे? अजीत सिंह। अब कई बच्चे से सोचेंगे कि सर महल पढ़ा रहे हो कि आप ये पढ़ा रहे हो, लेकिन आप इस बात को जरूर नोटिस कर ले, यहाँ से बहुत सी बार एग्जामों में प्रश्न आ चुका है, तो मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आप इसके ऊपर जरूर स्टार लगा ले, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कभी ना कभी पेपर में जरूर छपेगा। पहले भी एग्जामों में ऐसा हो चुका है कि प्रश्न यहाँ से पुटअप हो चुका है। तो आप इसको थोड़ा समझ लें, क्योंकि सिसोदिया रानी का जो महल है उसका
इससे क्या संबंध है वो भी आपके क्लियरेंस हो जाएगा यहाँ से। तो मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय, जयपुर के सवाई जय सिंह, मारवाड़ के कौन थे? अजीत सिंह। ये अजीत सिंह वही है। अजीत सिंह की रक्षा किसने की थी? वीर दुर्गादास राठौड़ ने। थोड़ा सा आप ये भी नोटिस कर लेने, दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी है या इसकी जो समाधि है वो कहाँ स्थित है? समाधि उज्जैन में स्थित है। कहाँ है? उज्जैन में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अनडिंडिया मोती कहा जाता है। राठौड़ों का यूलिसेस भी इसी को कहा जाता है। महाराजा अजीत सिंह की रक्षा करने का दायित्व भी किसके पास था? वीर दुर्गादास राठौड़ के पास। ध्यान रहे साथियों, औरंगजेब जब तक जीवित रहा तब तक औरंगजेब ने अजीत सिंह को क्या नहीं माना? मारवाड़ का शासक नहीं माना। जैसे औरंगजेब की मृत्यु होगी 1760 ईस्वी में और अजीत सिंह ने अपने आप को 1760 ईस्वी में मारवाड़ का क्या घोषित कर दिया? राजा घोषित कर दिया। इधर बात करते हैं साथियों, औरंगजेब के 2 बेटे थे, वैसे तो 3 बेटे थे इनके, लेकिन 2 बेटों के बीच में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हो गया, मुअज्जम और आजम। आजम और मुअज्जम। अब उत्तराधिकारी ये जो युद्ध हुआ, ये युद्ध हुआ साथियों 1760 ईस्वी में। क्या कहलाता है? जजाऊ का युद्ध। जजाऊ का युद्ध। जजाऊ का मैदान आगरा से 12 मील दूर पर स्थित है। आगरा के निकट है, आप ऐसा ध्यान रखें। जजाऊ का मैदान किस किस के मध्य युद्ध हुआ? आजम और मुअज्जम के मध्य। ध्यान रहे, मारवाड़ रियासत की पहले ही मुगलों के साथ क्या चल रहा है? संघर्ष चल रहा था। औरंगजेब ने अजीत सिंह को शासक नहीं माना। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1760 ईस्वी में मारवाड़ के शासक अपने आप को घोषित कौन कर देते हैं? अजीत सिंह कर देते हैं। इधर क्या होता है कि जो जयपुर के अपने शासक थे सवाई जय सिंह ने औरंगजेब के बाद में जो उत्तराधिकारी युद्ध हुआ, यानी इनके बेटों में मुअज्जम और आजम ने, सवाई जय सिंह ने इनमें से किसका साथ दिया? आजम का साथ दिया। सवाई जय सिंह के एक भाई थे जिसका नाम था विजय सिंह। ध्यान रहे साथियों, क्या नाम था? विजय सिंह। इस विजय सिंह ने इस युद्ध में किसका साथ दिया? मुअज्जम का साथ दिया। जब युद्ध होता है और युद्ध का परिणाम सामने आता है कि साहब इस युद्ध में किसकी हार हो गई? आजम की हार हो गई। कौन विजय हो जाता है इसमें? मुअज्जम इस युद्ध के अंदर क्या हो जाता है? विजय हो जाता है। और मुअज्जम 1760 ईस्वी में, यही मुअज्जम आगे चल करके बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बनते हैं। अब आपको पता है, जैसे मुअज्जम जीता और इन्होंने पहले तो एक काम किया, जो आमेर है, उस समय आमेर के यानी जयपुर के शासक कौन थे? सवाई जय सिंह थे। तो मुअज्जम ने आमेर का नाम बदल करके क्या रख दिया? ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्या नाम रख दिया गया? आमेर का नाम क्या रखा मुअज्जम ने? मोमिनाबाद। मोमिनाबाद किसका नाम था? ये आमेर का नाम था। ठीक है, किसने रखा था? मुअज्जम ने रखा था। अब मुअज्जम ने क्या किया? यहां से जयपुर का शासक किसको हटा दिया? सवाई जय सिंह को हटा दिया और उसकी जगह किसको बिठा दिया? विजय सिंह को बिठा दिया। अब सवाई जय सिंह और मुगलों के बीच भी संघर्ष शुरू हो गया, क्योंकि सवाई जय सिंह और मुअज्जम के बीच में भी क्या था? मनमुटाव चल रहा था। इधर औरंगजेब और अजीत सिंह के पहले से मनमुटाव चलता आ रहा था। इस उद्देश्य से जयपुर और मारवाड़ के शासकों ने मिलकर के मेवाड़ के शासकों से समर्थन लेना चाहा। इस उद्देश्य से मेवाड़ में देबारी नामक स्थान पर एक समझौता होता है, जिसे इतिहास में देबारी समझौते के नाम से जाना जाता है। ये जो समझौता होता है मेवाड़ के अमर सिंह, जयपुर के सवाई जय सिंह, मारवाड़ के अजीत सिंह के मध्य। अमर सिंह ने यह कहा, किसको? सवाई जय सिंह को, कि साहब हम आपका साथ जरूर देंगे, जब भी मुगल आप पर अटैक करेंगे तो हम बिल्कुल आपका सहयोग करेंगे, लेकिन एक शर्त है कि मेरी एक लड़की है। अमर सिंह ने कहा कि मेरी एक पुत्री है, पुत्री का नाम था चंद्रकुंवरी, कि मेरी पुत्री चंद्रकुंवरी है, मैं इसका विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? विवाह करना चाहता हूं। किसके साथ? सवाई जय सिंह के साथ। ये बात किसने बोली? अमर सिंह ने। अमर सिंह ने कहा कि मैं मेरी बेटी का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि चंद्रकुंवरी से जो उत्पन्न संतान होगी वही आगे चल करके क्या बनेगी? जयपुर का शासक बनेगी। सवाई जय सिंह ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, और सवाई जय सिंह का रिश्ता फिक्स हो गया चंद्रकुंवरी के साथ, यानी अमर सिंह द्वितीय की पुत्री के साथ। इधर मारवाड़ के अजीत सिंह ने कहा कि साहब मेरे भी एक लड़की है, और लड़की का नाम है सूरज कुंवरी।
इन्होंने कहा कि मैं भी मेरी पुत्री सूरज कुंवरी का विवाह किसके साथ करना चाहता हूं, सवाई जय सिंह के साथ। देबारी समझौते के अनुसार, इस समझौते की शर्तों के अनुसार मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह किसके साथ हो गया, सवाई जय सिंह के साथ। शर्त ये थी कि चंद्र कुंवरी से उत्पन्न संतान ही आगे चल करके जयपुर के शासक बनेगी। इधर अजीत सिंह ने भी अपनी पुत्री सूरज कुंवरी का विवाह किसके साथ तय कर दिया, सवाई जय सिंह के साथ। इन्होंने कोई शर्त नहीं रखी विवाह में। आगे चल करके क्या होता है साथियों, चंद्र कुंवरी से संतान उत्पन्न होती है, उसका नाम था माधो सिंह। क्या नाम था, माधो सिंह। और सूरज कुंवरी से जो संतान उत्पन्न होती है उसका नाम था ईश्वरी सिंह। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि माधो सिंह इनमें क्या था, छोटा था। माधो सिंह क्या था इनमें, छोटा, और बड़ा कौन था, ईश्वरी सिंह था। बड़ा कौन था, ईश्वरी सिंह था। और नियम के अनुसार बड़ा बेटा ही क्या बन सकता है, उत्तराधिकारी बन सकता है। साथियों सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद में बड़े बेटे यानी ईश्वरी सिंह को क्या बना दिया गया, शासक बना दिया गया। नाराज कौन हो गया, माधो सिंह। इन दोनों भाइयों में भी उत्तराधिकारी शुरू होता है, इन दोनों में, माधो सिंह और ईश्वरी सिंह में। माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के मध्य भी क्या होता है, उत्तराधिकारी युद्ध होता है साथियों। इनके बीच दो युद्ध लड़े गए, एक राजमहल का युद्ध, राजमहल का युद्ध ये 1747 में लड़ा गया। इसमें ईश्वरी सिंह की विजय हुई। इसमें कौन जीत जाता है, ईश्वरी सिंह इसमें जीत जाते हैं। आगे चल करके अगले ही साल एक युद्ध और होता है, बगरू का युद्ध। जयपुर के निकट एक जगह पड़ती है बगरू, 1748 ईस्वी में ये युद्ध होता है। इस युद्ध में अब की बार किसकी जीत हो गई, माधो सिंह की जीत हो गई। कौन युद्ध हार गए, ईश्वरी सिंह। राजमहल के युद्ध में किसकी जीत हुई, ईश्वरी सिंह की। बगरू के युद्ध में किसकी जीत हुई, माधो सिंह की। माधो सिंह ने मराठों और बूंदी साम्राज्य के सहयोग से किसको पराजित कर दिया, ईश्वरी सिंह को। आगे चल करके ईश्वरी सिंह मराठों के बार बार आक्रमण, मराठों के लूटपाट से तंग आकर के ईश्वरी सिंह ने सरघासुली, जयपुर में एक जगह पड़ती है त्रिपोलिया, त्रिपोलिया बाजार के पास में एक सरघासुली बनी हुई है जिसे ईसरलाट कहा जाता है। और वही सरघासुली ईसरलाट पर चढ़ करके 1750 ईस्वी के अंदर इन्होंने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। किसने, ईश्वरी सिंह ने। ठीक है साथियों, ये बाकी अपन जब कभी भी जयपुर रियासत पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको विस्तार से और बता दूंगा। जब अपन ये सिसोदिया रानी का महल पढ़ रहे थे, इस वजह से ये बताना आपको थोड़ा उचित लगा मेरे को, तो आप इसको थोड़ा सा नोटिस कर लेना। देवबारी समझौता कब हुआ, ये सन जरूर याद रखें। 1708 ईस्वी के अंदर ये समझौता हुआ। 3 रियासतों के मध्य हुआ, मेवाड़ अमर सिंह द्वितीय, जयपुर सवाई जय सिंह, और मारवाड़ अजीत सिंह। इनके मध्य कौन सा समझौता होता है, देवबारी समझौता होता है। समझौते के अनुसार जो जो बातें हुई मैंने आपको ये बता दिया है साथियों, आप ये थोड़ा सा ध्यान रखें। इंपोर्टेंट ये बात भी है कि आमेर का नाम मोमिनाबाद किसने रखा था, मुअज्जम ने रखा था। नेक्स्ट पढ़ते हैं साथियों, उम्मेद भवन या उम्मेद पैलेस। आगे साथियों, उम्मेद भवन, इसको उम्मेद पैलेस ही बोल देते हैं। सभी को पता होगा उम्मेद भवन कहाँ स्थित है। उम्मेद भवन जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है। जोधपुर के एक महाराजा हुए जिनका नाम था उम्मेद सिंह। उन्होंने ही इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया। किसने, महाराजा उम्मेद सिंह ने। इस महल का निर्माण अकाल राहत कार्यों के दौरान इसका निर्माण करवाया गया था 1929 ईस्वी में। उम्मेद भवन जो बना हुआ है, ये जिन पत्थरों से बना हुआ है उन पत्थरों का नाम है छित्र पत्थर। यानी ये जोधपुर में ही एक पहाड़ी है, छित्र पहाड़ी, और उस छित्र पहाड़ी के पत्थरों से किसका निर्माण करवाया गया है, उम्मेद भवन का। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे छित्र पैलेस भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें साथियों, इसे क्या कहते हैं, छित्र पैलेस भी कहा जाता है। किसे, उम्मेद भवन को। आप इस चीज को भी थोड़ा सा नोटिस करके लिख लें, ये विश्व का, यानी राजस्थान का ही नहीं, देश का ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है ये विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है।
रिहायशी का मतलब है यानी रहने की दृष्टि से, निवास करने की दृष्टि से ये विश्व का सबसे क्या है, बड़ा महल है। कौन सा? उम्मेद भवन। ये आप सबको पता रहना चाहिए। उम्मेद भवन के वास्तुकार कौन थे, ये भी आप थोड़ा सा नोटिस कर लेना। वास्तुकार, इसके दो वास्तुकार थे, हेनरी वांगन लैनचेस्टर, और एक थे स्टीवन जेकब। स्टीवन जेकब। उम्मेद भवन के दो भाग हैं साथियों। कितने भाग हैं इसके? दो भाग हैं। एक भाग में जोधपुर राज परिवार निवास करता है, एक भाग में राज परिवार निवास करता है, दूसरे भाग में एक संग्रहालय है। दूसरे भाग में संग्रहालय है। ये जो संग्रहालय है ये घड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसको घड़ी संग्रहालय भी कहा जाता है, ध्यान रखें। कौन सा संग्रहालय है? घड़ी संग्रहालय। कहाँ स्थित है? उम्मेद भवन के एक पार्ट में बना हुआ है। ये था अपना उम्मेद भवन। आगे पढ़ते हैं। अब छोटे छोटे महल हैं, दो चार जोधपुर के हैं, वो भी पढ़ लेते हैं अपन यहीं। बाजोलाई के महल। बाजोलाई के महल ये कहाँ स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में एक पहाड़ी है जिसका नाम है कायलाना पहाड़ी। तो कायलाना पहाड़ी पर कौन से महल बने हुए हैं? बाजोलाई महल। कायलाना पहाड़ी पर स्थित है। ध्यान रखें यहीं पर एक झील भी बनी हुई है, कायलाना झील। इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था जोधपुर के शासक तखत सिंह ने करवाया था। महाराजा तखत सिंह के द्वारा इन महलों का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया था शिकार गृह के रूप में। शिकार गृह के रूप में इन महलों का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? महाराजा तखत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है अजीत भवन। अभी थोड़ी देर पहले देबारी समझौते में नाम भी आया था अजीत सिंह का। अजीत सिंह कहाँ के शासक थे? मारवाड़ के शासक थे, यानी जोधपुर के शासक थे। तो अजीत भवन कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। प्रश्न पूछा जाए अजीत भवन का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया। महाराजा अजीत सिंह द्वारा। अच्छा, इनकी एक विशेष बात यह है इन महलों की कि ये राजस्थान के ही नहीं अपने देश का प्रथम हेरिटेज होटल है। ये इसको आप स्टार लगा के जरूर लिख लें। देश का प्रथम हेरिटेज होटल। देश का प्रथम हेरिटेज होटल, देश का प्रथम हेरिटेज होटल है क्या? अजीत भवन। जोधपुर से एक और है, वो भी आप यहां लिख ले। जनाना एवं मर्दाना महल। ये भी कहाँ स्थित है? ये भी जोधपुर में स्थित है। जनाना का मतलब महिला, मर्दाना का मतलब पुरुष। जनाना एवं मर्दाना महल कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में एक जगह पड़ती है सूरसागर। सूरसागर के निकट ये महल स्थित है। निर्माण किसने करवाया? जोधपुर के महाराजा सूर सिंह ने। उन्हीं के नाम पर एक यहाँ छोटा सा तालाब बना हुआ, सूरसागर तालाब। निर्माण सूर सिंह द्वारा करवाया गया था। जोधपुर के शासक सूर सिंह द्वारा इनका क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया साथियों। आगे है खेतड़ी महल के बारे में पढ़ते हैं। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं खेतड़ी महल से संबंधित।
खेतड़ी महल। प्रश्न पूछा जाए खेतड़ी महल कहाँ स्थित है? झुंझुनू में स्थित है। कहाँ स्थित है? झुंझुनू में स्थित है। खेतड़ी महलों का निर्माण किसने करवाया था? निर्माण खेतड़ी के एक महाराजा थे भोपाल सिंह, उनके द्वारा खेतड़ी महलों का निर्माण करवाया गया था 1770 ईस्वी में। महाराजा भोपाल सिंह द्वारा कब करवाया गया? 1770 ईस्वी में। ध्यान रहे साथियों, अपन ने जब महल पढ़े थे पहली क्लास में, अपन ने पढ़ा था, पहला ही टॉपिक पढ़ा था जयपुर का हवा महल, जिसका निर्माण अपने जयपुर के सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था 1799 ईस्वी में। जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह को हवा महल जो बनाने की प्रेरणा है वो इसी महल से मिली थी साथियों। सवाई प्रताप सिंह को हवा महल बनाने की प्रेरणा इन्हीं महल से मिली थी या इन्हीं महलों से मिली। एक बार प्रश्न पूछा गया था, एग्जाम कौन सी थी मुझे याद नहीं है, लेकिन एग्जाम में बड़ा अच्छा प्रश्न था वो प्रश्न। इनडायरेक्टली प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान का वह महल जिसमें लखनऊ जैसी भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक देखने को मिलती है, उसका राइट आंसर था साथियों खेतड़ी महल। ध्यान रखिए, यहां लखनऊ जैसी भूल भुलैया एवं जयपुर के हवा महल की झलक देखने को मिलती है। इसी वजह से इनको शेखावाटी का हवा महल भी कहा जाता है। ध्यान रखें, क्या कहा जाता है? शेखावाटी का हवा महल। शेखावाटी का हवा महल पूछा जाए किसे कहा जाता है तो आपको बताना है खेतड़ी महल को कहा जाता है। एक बार क्या हुआ साथियों, खेतड़ी के महाराजा थे अजीत सिंह। कौन थे? अजीत सिंह। अजीत सिंह के समय यहाँ स्वामी विवेकानंद आए थे। कौन आए? अजीत सिंह के समय 1889 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद खेतड़ी आए और इन महलों में कुछ दिन के लिए वो रुके भी थे साथियों। एक बार एग्जाम में यहां से भी प्रश्न पूछा गया था, बड़ा अच्छा प्रश्न था। प्रश्न ये पूछा गया था अजीत सिंह और स्वामी विवेकानंद की पहली मुलाकात खेतड़ी के किस तालाब के किनारे होती है? कौन से तालाब के किनारे होती है इनकी मुलाकात? पन्नालाल शाह का तालाब। पन्नालाल शाह का तालाब। प्रश्न पूछा जाए कहाँ है? खेतड़ी झुंझुनू में है और इसी तालाब के किनारे अजीत सिंह और स्वामी विवेकानंद की क्या होती है? मुलाकात होती है। साथियों, खेतड़ी के जो महाराजा थे अजीत सिंह, इन्होंने स्वामी विवेकानंद को एक भगवा पगड़ी भेंट की। यहाँ पर कौन सी पगड़ी? भगवा रंग की एक तो पगड़ी भेंट की इनको। और ऐसे कहते हैं कि विवेकानंद जी को जो विवेकानंद नाम दिया गया था वो अजीत सिंह के द्वारा ही दिया गया था। अजीत सिंह और स्वामी विवेकानंद बचपन के दोस्त थे और इन्हीं से मिलने के लिए स्वामी विवेकानंद एक बार कहाँ आए? खेतड़ी में आए थे। किससे मिलने के लिए? अजीत सिंह से मिलने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद है, इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ शिकागो, वहां जाना चाहते थे। कहाँ? शिकागो। शिकागो जाना चाहते थे। ये सम्मेलन कब हुआ? 1893 ईस्वी में। लेकिन स्वामी विवेकानंद के पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और ऐसा कहा जाता है कि अजीत सिंह ने ही ये वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई थी स्वामी विवेकानंद को और इन्हीं के आर्थिक सहयोग की बदौलत स्वामी विवेकानंद कहाँ गए थे? विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में भाग लेने के लिए गए। कब गए?
1893 में। शिकागो एक अमेरिका का शहर है। शिकागो सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद कब गए थे? 1893 ईस्वी में गए थे। स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? ये भी ध्यान रखना है। बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम, यदि प्रश्न पूछा जाए स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम, तो आपको बताना है नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त इनके बचपन का क्या था? नाम था साथियों। आगे चल करके जब शिकागो सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जाते हैं तो कौन से जहाज से गए थे? जहाज पेनिनसुला, पेनिनसुला नामक जहाज से ये कहाँ गए थे? शिकागो गए थे। ध्यान रहे साथियों, 1893 ईस्वी में भारत के 2 व्यक्ति विदेश जाते हैं। 1893 में ही गांधी जी अफ्रीका गए थे। महात्मा गांधी जी कहाँ गए? दक्षिणी अफ्रीका गए थे। और 1893 में ही विवेकानंद जी कहाँ जाते हैं? विश्व धर्म सम्मेलन में जाते हैं। 1893 में भारत के 2 व्यक्ति विदेश जाते हैं, इनके बदले में एक महिला भारत आती है। ऐसे याद रख लेना आप। 1893 में भारत आने वाली महिला कौन थी? तो ध्यान रखें, एनी बेसेंट थी, आयरलैंड से आई थी। एनी बेसेंट ये मूल रूप से कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। आगे चल करके ये 1917 के अंदर पहली महिला अध्यक्ष बनेगी कांग्रेस की। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें साथियों। विश्व धर्म सम्मेलन में किसके आर्थिक सहयोग से गए थे? अजीत सिंह के आर्थिक सहयोग से गए थे। कौन? विवेकानंद जी। आगे है एक जैसे 9 महल, सभी को पता होगा, जयपुर में स्थित है, नाहरगढ़ दुर्ग में स्थित है। कहाँ स्थित है? नाहरगढ़ दुर्ग जो कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। यहाँ एक जैसे क्या बने हुए हैं? 9 महल बने हुए हैं। इन महलों का निर्माण जयपुर के शासक माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया? जयपुर के शासक माधो सिंह प्रथम ने इनका निर्माण करवाया था अपने 9 पासवान रानियों के लिए। ये भी आप ध्यान रखें, किनके लिए करवाया था इन्होंने? अपनी 9 पासवान रानियों के लिए इन महलों का निर्माण करवाया था माधो सिंह ने। कहां पर? नाहरगढ़ दुर्ग में। प्रश्न पूछा जाए नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे जो 9 महल है, ये कितने मंजिला है? तो बताना है 6 मंजिला है। कितना मंजिला है? 6 मंजिला है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज को आप। आगे साथियों, जूना महल। जूना महल कहाँ स्थित है? मैं बात कर रहा हूं जूना महल की, जूनागढ़ दुर्ग की बात नहीं हो रही है। प्रश्न पूछा जाए जूना महल कहाँ स्थित है, तो बताना है डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। किसने इनका निर्माण करवाया था? अच्छा, डूंगरपुर में ये स्थित है धन माता के मंदिर के समीप। धन माता के मंदिर के समीप कौन से महल स्थित है? जूना महल स्थित है। इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था रावल, डूंगरपुर के शासक रावल वरसिंह के द्वारा। वरसिंह के द्वारा। प्रश्न पूछा जाए जूना महल कितना मंजिला है? कितना मंजिला है? 7 मंजिला है। कितना है? 7 मंजिला है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि साहब जूनागढ़ दुर्ग कहाँ है, तो बताना है बीकानेर में। खूब पढ़ा होगा आप सभी ने। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ है? बीकानेर में है। जबकि जूना महल कहाँ है? डूंगरपुर में है। जूनागढ़ दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें लिफ्ट लगाई गई है। ध्यान रखें, क्या लगाई गई है? लिफ्ट लगाई गई है। एक बार प्रश्न यहां से भी पूछा गया था, बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था। स्टार जरूर लगा ले हुए आप इस पर, एक नहीं 2 स्टार लगा ले हुए। प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान का एकमात्र कौन सा महल है जो दुर्गों के समान दिखाई देता है, तो बताना है जूना महल।
ये राजस्थान का एकमात्र महल है जो जो दुर्ग के समान दिखाई देता है। सुख महल, क्या नाम है? सुख महल। यहां से भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ये ध्यान रखें आप। सुख महल बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। तारागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? बूंदी में स्थित है। तारागढ़ दुर्ग दो है, एक तारागढ़ दुर्ग अजमेर में भी स्थित है। एक तारागढ़ दुर्ग कहाँ है? अजमेर में स्थित है, गटबीटली पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसको गटबीटली दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। बूंदी वाला जो तारागढ़ दुर्ग है इसे तिलस्मी किला भी कहा जाता है, ध्यान रखें। इसका निर्माण किसने करवाया था? यहाँ के शासक थे वरसिंह। मैं बात कर रहा हूँ सुखमहल की, सॉरी, सुखमहल का निर्माण करवाया था विष्णु सिंह के द्वारा। विष्णु सिंह के द्वारा। साथियों, प्रश्न पूछा जाए कि तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो आपको बताना है वरसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया? वरसिंह हाड़ा ने इसका निर्माण करवाया था। वरसिंह हाड़ा ने इसका क्या करवाया था? निर्माण। प्रश्न क्या पूछा जा चुका है यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है कि साहब विदेशी विद्वान रुडयार्ड किपलिंग एक रात बूंदी के तारागढ़ दुर्ग के किस महल में ठहरा था? तो इसका राइट आंसर आएगा सुख महल। विदेशी विद्वान थे, विदेशी विद्वान, क्या नाम था? रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग यहाँ एक रात रुके थे। और बड़े मजे की बात यह है कि विदेशी विद्वान रुडयार्ड किपलिंग सुख महल में पूरी रात एक मोमबत्ती के सहारे रुके और इसको उस रात बड़ा भयानक डर भी लगा। जब दूसरे दिन ये सुख महल यानी तारागढ़ दुर्ग को छोड़कर भी किपलिंग यहाँ से जाते हैं तो वो इसके बारे में एक स्टेटमेंट देके जाते हैं। किसके बारे में? तारागढ़ दुर्ग के बारे में। क्या कहते हैं? रुडयार्ड किपलिंग कहते हैं कि ये राजस्थान का ऐसा दुर्ग है जिसका निर्माण भूतों ने, प्रेतों ने, आत्माओं ने करवाया है। फिर ये यहाँ से चले जाते हैं जोधपुर और जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में रहते हैं कुछ दिनों के लिए। फिर वो मेहरानगढ़ दुर्ग छोड़ के जाएंगे तो रुडयार्ड किपलिंग उस दुर्ग के बारे में क्या बोलता है? मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में बोलता है कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं ने, परियों ने करवाया है। दो दुर्गों के बारे में किपलिंग ने दो स्टेटमेंट दिए। तारागढ़ दुर्ग के लिए तो कहा कि भूत प्रेत आत्माओं ने करवाया है, मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए कहा कि इसका निर्माण देवताओं ने या परियों ने करवाया है। आगे है रूठी रानी का महल। रूठी रानी का महल कहाँ स्थित है? ये महल स्थित है अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में। तारागढ़ दुर्ग अजमेर। कौन सा महल स्थित है? रूठी रानी का महल। ध्यान रहे, रूठी रानी का वास्तविक नाम क्या था? उमादे था। क्या नाम था? उमादे था। और इनका विवाह किसके साथ हुआ था? मारवाड़ के शासक मालदेव के साथ। मालदेव से ये रूठ करके कहाँ चली गई थी? विवाह की पहली रात ही उमादेव मालदेव से रूठ जाती है और कहाँ चली जाती है? तारागढ़ दुर्ग में। और यही आजीवन ये रहती है और यही क्या बना हुआ है? रूठी रानी का महल बना हुआ है। ऐसी भी मान्यता है कि जो मुगल शासक थे जहांगीर, जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, जिसे मेहरुनिसा भी कहा जाता है। ये मेहरुनिसा या नूरजहां भी जहांगीर से रूठ करके कहाँ चली गई थी? तारागढ़ दुर्ग में। जहांगीर बाद में नूरजहां को मनाने के लिए भी आते हैं और जहांगीर ने लगभग 27 बार ये प्रयास किया नूरजहां को मनाने का। कहां से? तारागढ़ दुर्ग से। नूरजहां का अंतिम समय भी कहाँ गुजरा? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में गुजरा। और रूठी रानी जो उमादे थी इतिहास में, इनका अंतिम जीवन भी कहाँ गुजरा? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में इनका अंतिम जीवन गुजरता है। प्रश्न पूछा जाए क्या रूठी रानी का महल इनके अलावा और कहीं भी है? बिल्कुल है। कहाँ कहाँ है?
रूठी रानी का एक महल के अन्य महल, रूठी रानी के अन्य महलों में एक महल है उदयपुर में, है जयसमंद झील के किनारे, जयसमंद झील के किनारे। आगे है सोनी जी की नसिया या महल, ये कहाँ स्थित है? ये अजमेर में स्थित है। कहाँ? अजमेर में। एक व्यक्ति थे मूलचंद सोनी, उन्हीं के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया। ये लाल पत्थरों से निर्मित है, इसलिए इसे लाल मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल मंदिर। किसे? सोनी जी की नसिया को लाल मंदिर कहा जाता है। नेक्स्ट है रायका बाग पैलेस। रायका बाग पैलेस कहाँ स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है। आजकल तो इसका नाम केवल रायका बाग ही है, पहले इसका पूरा नाम रायका बाग पैलेस था, आजकल इसका नाम कर दिया गया रायका बाग। निर्माण किसने करवाया था? रायका मतलब एक जो जाति है, रायका जाति यानी रेबारी जो जाति है, उनका यहाँ थोड़ा ज्यादा बसाउट थी और उन्हीं ने यहाँ कुछ जमीन दान में की थी पैलेस के लिए, यानी ये महल बनवाने के लिए महाराजा को जमीन दान में दी थी रायका समाज ने, इसलिए इसको नाम दिया गया रायका बाग। रायका बाग पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की पत्नी जसरंग दे या जसवंत दे ने इसका क्या करवाया? निर्माण करवाया था। एक बार दयानंद सरस्वती जी आए थे और उन्होंने यहाँ उपदेश भी दिया था। यहाँ एक बार दयानंद सरस्वती और इन्हीं पैलेस में बैठ करके उन्होंने क्या दिया था? दयानंद सरस्वती ने क्या दिया था? यहाँ उपदेश दिया था। ये 1883 के आसपास आए थे। दयानंद सरस्वती 1883 के आसपास आए थे। कहाँ? जोधपुर में रायका बाग पैलेस में। उस समय जोधपुर के महाराजा हुआ करते थे यशवंत सिंह। क्या नाम था? यशवंत सिंह। इन्हीं ने दयानंद सरस्वती को निमंत्रण भेजा कि उनके निमंत्रण को स्वीकार किया दयानंद सरस्वती ने, और वो कहाँ चले गए? जोधपुर। और जोधपुर में रायका बाग पैलेस में बैठ करके दयानंद सरस्वती ने उपदेश भी दिया था। ऐसा कहा जाता है कि यही इसी महल में यानी इसी पैलेस में, रायका बाग पैलेस में ही एक वेश्या रहा करती थी जिसका नाम था नन्ही जान। वेश्या का क्या नाम था? नन्ही जान। नन्ही जान। इसी नन्ही जान ने दयानंद सरस्वती को क्या दे दिया था? विष दे दिया था, जिसकी वजह से क्या हो गई? दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई। ऐसी मान्यता है साथियों, और ऐसा पढ़ने को भी मिलता है कि जब दयानंद सरस्वती वहां रुके हुए थे तो उसी दौरान दयानंद सरस्वती ने इस वेश्या नन्ही जान और जसवंत सिंह को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, और देखने के बाद में दयानंद सरस्वती ने यशवंत सिंह को और इस नन्ही जान को कुछ भला बुरा कह दिया, और इसी दिन के बाद में ये जो वेश्या थी नन्ही जान, ये किसकी दुश्मन बन जाती है? दयानंद सरस्वती की दुश्मन बन जाती है। और बाद में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने शीशे को बारीक रूप से पीस करके दूध में मिला करके, और वो दूध किसको पिला दिया? दयानंद सरस्वती को पिला दिया। दयानंद सरस्वती को इस चीज का आभास हो गया था कि मुझे कोई ना कोई ऐसा पदार्थ खिला दिया गया है जिससे कि अब मेरी कभी भी क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। इसलिए दयानंद सरस्वती ने यानी रायका बाग पैलेस छोड़ा और वो सीधे कहाँ जाते हैं? अजमेर में आ जाते हैं साथियों। और अजमेर में ही 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी के दिन इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, दीपावली के दिन। दीपावली के दिन इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। आज भी आर्य समाज के जो लोग हैं वो दीपावली का पर्व नहीं मनाते हैं। वो इसी वजह से नहीं मनाते हैं क्योंकि दयानंद सरस्वती की इस दिन क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? अजमेर में हुई थी। दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था? इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें। मूल शंकर। क्या नाम था?
मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। अब जो बाकी के जो महल हैं मैं उनका नाम लिखवा देता हूँ और वो कहाँ है वो आप थोड़ा सा नोटिस कर लेना, क्योंकि उनमें से कोई मुख्य चीज़ इतनी है नहीं, इसलिए केवल महल का नाम और वो कहाँ स्थित है वो आप उतार लेना साथियों। एक है जोगी महल। जोगी महल रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। रणथंभौर दुर्ग कहाँ है? सवाई माधोपुर में स्थित है। यहाँ कौन सा महल स्थित है? जोगी महल। नेक्स्ट है जहांगीर महल। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? जहांगीर महल स्थित है पुष्कर में, अजमेर। आगे है गोरा बादल महल। गोरा बादल महल। गोरा और बादल किसके सेना नायक थे? याद करिए, देखिए गोरा और बादल किसके सेना नायक थे? गोरा और बादल रावल रतन सिंह के सेना नायक थे। चित्तौड़गढ़ के शासक थे रतन सिंह। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था पद्मनी को प्राप्त करने के उद्देश्य से, तब गोरा और बादल ने बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध लड़ा था और लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। आप यहां जरूर लिख ले पद्मनी महल। पद्मनी महल भी कहाँ स्थित है? पद्मनी महल भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ध्यान रहे साथियों, जो पद्मनी थी, इस पद्मनी का जो भाई था, भाई कौन था? बादल। पद्मनी के चाचा कौन थे? गोरा। पद्मनी के रिश्ते में चाचा लगते थे गोरा और भाई का क्या नाम था? बादल। पद्मनी महल कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट है लालगढ़ पैलेस। लालगढ़ पैलेस कहाँ स्थित है? लालगढ़ पैलेस बीकानेर में स्थित है। बीकानेर में। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, इसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था अपने पिता लाल सिंह की याद में। निर्माण महाराजा गंगा सिंह द्वारा करवाया गया था। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया था अपने पिता लाल सिंह की याद में। किसकी याद में? लाल सिंह की याद में। इसे क्या कहा जाता है? लालगढ़ पैलेस कहा जाता है। वर्तमान में लालगढ़ पैलेस में एक लाइब्रेरी संचालित है जिसका नाम है अनूप लाइब्रेरी। अनूप लाइब्रेरी। और इसी लालगढ़ पैलेस में एक संग्रहालय स्थित है और संग्रहालय का क्या नाम है? शार्दुल संग्रहालय। शार्दुल संग्रहालय कहाँ स्थित है? लालगढ़ पैलेस बीकानेर में। आगे है सुनहरी कोठी। ये भी इंपॉर्टेंट है। सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? टोंक में स्थित है। टोंक में। तो साथियों, ये थे अपने राजस्थान से संबंधित मुख्य मुख्य महल। इनके अलावा और भी बहुत से महल हैं, लेकिन जो एग्जाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो अपन ने कवर करने की कोशिश की है। आप बिल्कुल इनको पढ़ना, और उम्मीद है कि जब कभी भी एग्जाम से प्रश्न यहाँ से बनेगा तो बिल्कुल इनसे बाहर जाने की संभावनाएं नहीं रहेगी, और आप अपनी तैयारी को बिल्कुल अनवरत रूप से जारी रखें। ठीक है साथियों, फिर एक नई क्लास में, एक बढ़िया ऊर्जावान क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए साथियों, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए साथियों। धन्यवाद।